हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं ईवीएस एससीईआरटी की कक्षा 6, 7, 8 की पुस्तक, जिसमें आज का चैप्टर हम मिट्टी और वायु पढ़ने वाले हैं। मिट्टी के बारे में और वायु के बारे में जानेंगे। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो वातावरण गांव का जो होता है वो शहर के वातावरण से थोड़ा अच्छा होता है, और वहाँ पर आप देखोगे गांव में पीले पीले सरसों के जो फूल हैं वो लहा रहे होते हैं। कहीं बड़े बड़े हरे भरे पेड़ होते हैं, और आप देखोगे जो मिट्टी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी भूमि की सबसे ऊपरी परत होती है और मौसम के प्रभाव से चट्टानों के टूटने से बनी होती है। मिट्टी के अंदर जल, ऑक्सीजन और पोषक तत्व होते हैं, और मिट्टी से ही हमारे जो पौधे हैं, हमारी जो वनस्पति है वो ग्रो करती है। ये प्राकृतिक तत्व मिट्टी को मौलिक शक्ति प्रदान कर। लर्नर्स, अब मैं आपके लिए अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लास लेकर आ रही हूँ, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट और आने वाले जूनियर एडिड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो क्लास है वो एससीईआरटी हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट के ऊपर है। हम लोग डिस्कशन करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री एक वाइड सब्जेक्ट है, तो एक ही क्लास में सारे टॉपिक्स कवर करना इम्पॉसिबल नहीं है। तो एक एक करके हम हिस्ट्री को कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जूनियर एडिट, यूपी टेट हो या सुपर टेट, सभी के लिए आपको हेल्प करेगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये 19 मार्च को होगा, दोपहर 1 बजे ये क्लास होगी। तो लाइव क्लास लेना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर जाकर क्लिक करें और अनलॉक करने के लिए मेरा रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट यूज़ करें। इसके साथ ही द अल्टीमेट प्रिपरेशन रीट लेवल 1 और 2 के लिए भी अनअकैडमी एक कोर्स लेकर आया है, जो कि 19 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपके हर एक सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स यानी कि सोशल स्टडीज, साइंस, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, संस्कृत, ईवीएस, सीडीपी सभी को पढ़ाया जाएगा। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टारगेट यूपी टेट 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी के काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज आ चुके हैं सीटेट के लिए और यूपी टेट के लिए, जिसमें 500 से भी ज़्यादा बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। तो आप अनअकैडमी के कोर्स पर भरोसा कर सकते हैं, और कंप्लीट बैच कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी पर जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा। जितने भी बैचेस मैंने बताए हैं आप सभी बैचेस को पढ़ सकते हैं, बस आपको एक बार सब्सक्राइब करना है, और 1 सब्सक्रिप्शन में आप हर बैच का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप सब्सक्राइब करने के लिए या फिर फ्री लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी इस रेफरल कोड के माध्यम से मिल जाएगा। यहाँ टेट प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड डालना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज ही ज्वाइन करें। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेज, ओनली 1 सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। थैंक यू। देखते हैं तो ये मिट्टी आप देखोगे, वायु, जल, जीवांश, खनिज, ये सभी चीज़ें मिट्टी में होती हैं। मिट्टी, जैसा कि कहा, पृथ्वी पर चट्टानों और वातावरण की भिन्नता के कारण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रंग की दिखती है। कहीं पर मिट्टी का रंग लाल होता है तो कहीं काला होता है, और इसी आधार पर अगर लाल रंग की मिट्टी है तो वह लाल मिट्टी कही जाती है, काली मिट्टी है तो काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी कहलाई जाती है। यही नहीं, मिट्टी के अंदर बालू की मात्रा भी अधिक होती है, तो कहीं कंक्रीट की मात्रा मिट्टी में पाई जाती है। मिट्टी चिकनी भी होती है और भुरभुरी भी। तो कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। जिस मिट्टी में बड़े बड़े कण होते हैं और बालू की मात्रा अधिक होती है, वह कौन सी मिट्टी है? बलुई मिट्टी कहलाई जाती है, जिसमें बड़े बड़े कण हैं। बालू की मात्रा है, इसीलिए बालू की वजह से इसको बलुई मिट्टी कहते हैं। जिस मिट्टी के कण छोटे होते हैं और बालू की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे चिकनी मिट्टी कहा जाता है। मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी को सिल्ट मिट्टी कहा जाता है। तो ये मिट्टी के प्रकार हैं, कौन सी मिट्टी किस प्रकार की होती है और क्या क्या नाम उसको दिया गया है। तो हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश मिले और मिट्टी ना हो
तो क्या होगा? तो मिट्टी बहुत ज़रूरी है पेड़ पौधों के लिए, क्योंकि पौधे मिट्टी में ही उगते हैं। बिना मिट्टी के पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। पेड़ पौधों को खड़ा रहने का आधार मिट्टी के द्वारा ही प्राप्त होता है। मिट्टी के अंदर पोषक तत्व पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं? खाद डालते हैं, जो उनकी वृद्धि के लिए सहायक होता है। मिट्टी पानी को सोखने और उसे बनाए रखने में भी सहायक है। मिट्टी में वर्षा के जल को अपने अंदर सोखने की क्षमता रहती है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति और नमी बनी रहती है। इस नमी का उपयोग पेड़ पौधे अपनी जड़ों द्वारा करते हैं। तो मिट्टी के द्वारा जो पानी सोखा हुआ होता है वो छनकर बहुत गहराई में चला जाता है। इससे भूगर्भ का जल स्तर बढ़ता है तथा जल स्वच्छ और पीने के योग्य हो जाता है, और यही पानी हमें कुओं, नलकूपों, हैंडपंपों के माध्यम से मिलता है। मिट्टी को खोदकर ही कुएं, तालाब और जलाशय में पानी संग्रहित किया जाता है। तो मिट्टी का प्रयोग घर बनाने के लिए भी किया जाता है। पौधों के साथ साथ जीव जंतुओं के आश्रय स्थल का भी कार्य मिट्टी के द्वारा किया जाता है। कुछ जीव जंतु तो मिट्टी के अंदर ही बिल बना लेते हैं, बॉबी या बरोज बनाकर रहते हैं। बिल, बॉबी या बरोज बनाकर रहते हैं। जैसे चूहा, खरगोश, सांप, आपने देखा होगा ये बिल बनाकर रहते हैं मिट्टी के अंदर, खोद कर ये बिल बना लेते हैं। अब आपने प्रायः सुना होगा कि सांप बिल में रहता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सांप बिल नहीं बनाता, वह दूसरों द्वारा बनाए गए बिल में रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। कुछ जीव जंतु मिट्टी के ऊपर बनी गुफाओं में रहते हैं, जैसे शेर, भेड़िया, सियार आदि। और कुछ जानवर जैसे नीलगाय, जिराफ, हिरन, बारहसिंगा आदि भूमि पर उगे जंगलों और झाड़ियों में रहते हैं। कुछ पक्षी जैसे बगुला, तीतर, मोर आदि मिट्टी पर उगी घनी झाड़ियों में रहते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि घनी झाड़ियों में कौन रहता है? तीतर, मोर, बगुला। उगे जंगलों और झाड़ियों में नीलगाय, जिराफ, हिरन रहते हैं। गुफाओं में शेर, भेड़िया, सियार रहते हैं। मिट्टी आप सभी के लिए बहुत उपयोगी है, परंतु मानव जाति ने मिट्टी के साथ बहुत अन्याय किया है। अपने उपयोग के लिए उन्होंने पेड़ पौधों और घासों के मैदानों को समाप्त कर दिया। पेड़ पौधे, घास और वनस्पतियां हमारे ही परिवार के अंग हैं। यही तो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। मिट्टी का कटाव होते रहने से मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्व बह जाते हैं। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाएं और परमाणु कचरा मिट्टी के गुणों को नष्ट कर रहा है, और कई क्षेत्रों में तो ऊपरी परत को वायु अथवा जल अपने साथ बहा ले जाती है। ऊपरी परत यानी कि मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो पानी के साथ बह जाती है। इससे क्या होता है? उर्वरा शक्ति जो है मिट्टी की वो कम हो जाती है, क्योंकि उसके जो पोषक तत्व हैं वो पानी के साथ बहकर मिल जाते हैं नदियों में। तो मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्व वैसे तो विषैलापन कम करते हैं, परंतु अधिक प्रदूषण के कारण जो उपजाऊ शक्ति है वो कम होती जा रही है। यदि आप मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना चाहते हैं तो मिट्टी के ऊपर कीटनाशक दवाएं और रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग ना करें। पौधों को स्वस्थ रखने के लिए रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करें। वन और पेड़ पौधों को अनावश्यक रूप से ना काटें। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और खेतों की मेड़बंदी करें। तो अब हम वायुमंडल पर चलते हैं। तो वायुमंडल आप देखोगे, वायुमंडल जो है हमारा जो चारों तरफ का आवरण है, जो वायु है, उसमें कई सारी गैसें पाई जाती हैं, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसेज हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर कौन सी गैस पाई जाती है ये क्वेश्चन आता है, तब आपका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन होगा, जिसे हम N2 भी कहते हैं। और कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 78%। इसके बाद अगर आय के ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा? 21% होगा, 21%। तो दोनों प्रतिशत जरूर याद रखें। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, अन्य गैसें भी पाई जाती हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी है, जिसमें अनेक प्रकार की गैसें हैं। जैसा कि मैंने कहा, पृथ्वी के चारों ओर बना गैसों का यह घेरा क्या कहलाया जाता है? वायुमंडल कहलाया जाता है। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है।
वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर जीवन भी ना होता। चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पर जीव जंतु आदि नहीं रहते हैं। वायुमंडल का क्या महत्व है? वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य गैसें बहुत कम मात्रा में पाई जाते हैं और गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प, धूलकण आदि भी पाए जाते हैं। पृथ्वी और वायुमंडल की ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है? सूर्य है। वायुमंडल से होकर सूर्य की किरणें आसानी से पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, जिससे पृथ्वी गर्म होती है और फिर वायुमंडल को गर्म करती है। वायुमंडल की इसी विशेषता के कारण पृथ्वी पर जल चक्र, वायु चक्र, ऑक्सीजन कार्बन चक्र आदि स्वतः चलते रहते हैं और हमारी पृथ्वी के चारों तरफ अगर वायुमंडल का यह घेरा ना होता तो ये चक्र ना चलते तथा पृथ्वी का स्वरूप ऐसा ना होता। तो जल चक्र यहाँ पर दिया हुआ है। जल वायुमंडल में कैसे पहुंचता है? तो ये भूमिगत जल है, सागर है, ठीक है, और ये जल चक्र बना हुआ है। सूर्य की ताप से ये जो जल है वो कहाँ पहुँचता है? जब ग्रीष्म ऋतु में खेतों की सिंचाई की जाती है तो उसका पानी शीत ऋतु की अपेक्षा शीघ्र सूख जाता है। इसका कारण क्या है? ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु की अपेक्षा तापक्रम का अधिक होना। जब तापक्रम अधिक होगा तब वाष्पीकरण अधिक होगा। जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाया जाता है और इसी वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल वायुमंडल में पहुंचता है। इसी को वायु की आर्द्रता के नाम से जाना जाता है। जहां पर वायु की आर्द्रता होगी वहां पर बारिश भी होगी, ये भी आप ध्यान रखें। जलवायु की दृष्टि से जलवाष्प का अत्यधिक महत्व है। यह जलवाष्प ऊपर उठकर ठंडी होती है, जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। वाष्पीकरण और वर्षा की क्रिया द्वारा स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जल का निरंतर आदान प्रदान होता है और इसी क्रिया को हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन चक्र की क्रिया भी स्वतः निरंतर चलती रहती है। जब मानव अपने क्रियाकलाप द्वारा वायुमंडल में हस्तक्षेप करता है तो वायुमंडल का संतुलन बिगड़ जाता है और हमारे प्रकृति को, हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है। उद्योग धंधों से निकलने वाले धुआं गैस, ईंधन दहन से निकलने वाला गैस, तो इस तरह की जो गैसें हैं वो हमारे वायुमंडल को प्रभावित कर रही हैं। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर से जो गैसेस निकलती हैं वो हमारे वायुमंडल को प्रभावित करती हैं और उसी से जैसे कौन सी गैस निकलती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस निकलती है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से। तो ये हमारे ओजोन जो परत है, ओजोन जो लेयर है उसमें छेद का कारण बन रही है CFC। मानव द्वारा किए गए उपरोक्त क्रियाकलापों से वर्तमान समय में हमारा वायुमंडल जो है अत्यधिक प्रदूषित हो रहा है, जिसका प्रभाव हमारे पर्यावरण में कई रूपों में देखा जा सकता है। अम्लीय वर्षा, ओजोन परत क्षरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, मौसम और जलवायु में परिवर्तन, जल चक्र, ऑक्सीजन कार्बन चक्र में अवरोध आदि। यदि मानव का हस्तक्षेप पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ने में इसी प्रकार बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रह पाएगा। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जीव जंतु और पौधों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ऑक्सीजन को हम मानव ग्रहण करते हैं, जीव जंतु ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे। और इसी तरह से अगर ये जो क्रम है चलता रहता है तो ये चीज़ें बिल्कुल सही चलती रहेंगी। पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी और ऑक्सीजन कम हो गई तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। श्वसन क्रिया में जीव वायु से ऑक्सीजन का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और इसी प्रकार जल में रहने वाले जीव भी जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अतः ऑक्सीजन जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ऑक्सीजन ईंधन को जलाने में भी प्रयुक्त है। तो ईंधन यानी कि जो आग लगती है उसको जलाने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। इसके बिना आग जल नहीं सकती। वायु का 1/5 भाग आग को जलाने में सहायक होता है। तो आपने देखे होंगे आग जब जल जाती है उसको बुझाने के लिए लाल सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। उन सिलेंडर्स में कौन सी गैस भरी होती है? उन सिलेंडर्स में कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है जो कि आग को बुझाने का काम करती है। पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं और पेड़ पौधों से ही ऑक्सीजन हमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। लेकिन पेड़ पौधे अगर कट रहे हैं तो क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। श्वसन क्रिया में
बाधा बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ज़्यादा होगी, वह जलवाष्प की मुक्त ज़्यादा होगी, जिससे कि हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। जीव जगत और वनस्पति जगत के माध्यम से वातावरण में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ऑक्सीजन अथवा कार्बन डाइऑक्साइड के असंतुलित होने पर वातावरण के प्रदूषण का खतरा उत्पन्न होता है। स्वस्थ वातावरण के लिए जीव जिस भूभाग में रहते हैं उसके 1/3 भाग में पेड़ पौधे का होना आवश्यक है। यदि मनुष्य पेड़ पौधों को अनियंत्रित तरीके से काटता रहा और नए पेड़ नहीं लगाए गए तो हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। हर चीज संतुलन में बहुत अच्छी लगती है। पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेड़ पौधे भी जीवित हैं, जिन्हें हम बायोटिक में ही रखते हैं, लिविंग थिंग्स में ही रखते हैं। पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस क्रिया में पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल, जल और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ग्लूकोज के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस अत्यंत महत्वपूर्ण है और वो CO2 ग्रहण करते हैं और O2 बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। वातावरण में विभिन्न वस्तुओं के जलने से उद्योगों की चिमनियों से हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि प्रमुख गैसें हैं। इन अपशिष्ट गैस कहते हैं ये वातावरण को प्रदूषित करती हैं और इससे हमारा जो वातावरण है सुरक्षित नहीं है, निश्चित ही हमारे वातावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तो पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, अनियंत्रित तरीके से ना काटें। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था वो एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे होंगे। तो जल्द ही हम क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे EVS के। तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस में चल रही हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।